हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल एम एंड अचीवर पर। आप सभी को मेरे तरफ से नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? हमारा उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो क्या बात है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, हम लोग क्लास ले रहे थे पोल्ट्री पर की जो प्रस्तावना पढ़ रहे थे। हम लोग प्रस्तावना में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे आप लोग पता ही होगा कि हम लोग पंथ निरपेक्षता कर चुके थे और साथ साथ न्याय क्या होती है, सामाजिक न्याय जो है, न्याय की अवधारणा प्रस्तावना में किन किन 3 प्रकार न्याय दी गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय कहने का तात्पर्य, आर्थिक न्याय कहने का तात्पर्य और राजनीतिक न्याय कहने का तात्पर्य क्या है। अर्थात अगर हम तीनों का एकीकृत कर देखें तो एक ढांचा के रूप में, एक निष्कर्ष के रूप में निकाल सकते हैं किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न किया जाना। मतलब कि एक हमारे प्रस्तावना में जो हमने क्या कहा हुआ था कि प्रस्तावना क्या है, एक संविधान की एक पहचान पत्र है। किसी विचारकों द्वारा कोई पहचान पत्र कहा, क्या किसी द्वारा पहचान पत्र कहा गया, किसी द्वारा संविधान की कुंजी कही गई, किसी द्वारा दीर्घ सपनों का विचार कहा गया। यह संविधान को समझने की एक ढांचा है, एक भूमिका है। हम ये भी कह सकते हैं संविधान की भूमिका है। उससे पता चलता है कि हमारे संविधान की परिपक्वता, चाहे संविधान में क्या क्या समाहित की गई हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग पढ़ चुके थे, उनमें जितने भी प्रस्तावना में कहाँ से लिया गया, क्या और कहाँ से प्रेरित है, और साथ साथ जितने भी शब्द सम्मिलित हैं उसमें, तो इन सभी शब्दों को देख रहे थे अभी हम लोग। उन सभी शब्दों को देखते हुए आज हम एक और शब्द लेकर आए हुए हैं, स्वतंत्रता। जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द का उपयोग किया गया है, उस प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द का उपयोग करने का तात्पर्य क्या है, स्वतंत्रता क्या हमें बताती है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की अवधारणा दी गई है, उनका उद्देश्य क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, स्वतंत्रता किसे कहते हैं, एक सामान्य अर्थ में, संकीर्ण अर्थों में जाने, इसकी परिभाषा क्या है। स्वतंत्रता का आशय बाह्य प्रतिबंधों के अभाव से है। अगर क्या करें, अगर हम एक बात कहें, आप सबसे पूछें स्वतंत्र में स्वतंत्रता का मतलब होता क्या है। जैसे कि आए दिनों समय में एक प्रश्न हमेशा उठी रहती है। जैसे कि आपसे जब भी आप साइकोलॉजी पढ़े, अन्य विषय पढ़िएगा, कभी कभी आपको दिमाग में एक ख्याल आता ही होगा कि आखिर इंसान है क्या चीज़, इंसानों के लिए महत्वपूर्ण है क्या चीज़, इंसानों के जीवन से महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। क्या है भौतिक वस्तुएं, क्या है शांति, क्या है आनंद। इन सब चीज़ों को हम लोग देखें, बहुत सारी चीज़ें। सबसे उच्चतम और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है मनुष्य के लिए। तो अगर हम बात करें मनुष्य को, सबसे पहला हम लोग देखें तो मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है। स्वतंत्रता मतलब ये नहीं कि वहाँ पर क्या होके कि किसी द्वारा, किसी व्यक्ति के, मतलब कि वो पूर्ण से स्वतंत्र हो, बाह्य प्रतिबंध से भी और आंतरिक प्रतिबंध से भी। मतलब डर, भय, आंतरिक से भय है उससे भी स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि जैसे कि हम लोग क्या कहा गया कि जब भारत 1947 से पहले, आप लोग पता 15 अगस्त 1947 से पहले भारत क्या था, गुलाम था, उपनिवेश था। तो उपनिवेश होने के नाते भारत जब उपनिवेश था तो आज़ादी हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। कि आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब ये होता है कि जो शासन का अधिकार है वो अंग्रेजों से हाथ से छीनकर अब क्या कर दिया गया, भारत के हाथों में सौंप दिया गया। एक आज़ादी की सबसे एक छोटा सा भाग है। अगर हम बात करें, एक क्या है, एक आज़ादी का एक, अगर 100% एक मायने लेकर चलें, एक या दो, मतलब कि 5 या 10% के मायने हैं। लेकिन असली आज़ादी क्या है? असली आज़ादी की बात करें तो असली आज़ादी वह है जो कि मानव क्या हो, स्वतंत्र हो, मनुष्य क्या हो, स्वतंत्र हो, नागरिक क्या हो, स्वतंत्र हो, उस पर किसी प्रकार का अधिकार से रूप में जताया न जा सके। हाँ, उनके पास जो अधिकार हैं, उनका जो कर्तव्य है, और कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं करते हैं, तब हम उनसे क्या करते हैं, उन पर हम बाह्य प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो उस समय आज़ादी की सबसे बड़ी अवधारणा क्या थी, मनुष्य का हो, आज़ाद हो। ये आज़ादी नहीं कि जो हमारी सत्ता है, जो भारत क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, और अब क्या उपनिवेश, भारत, उसका शासन क्या हो, भारतीय लोगों द्वारा किया जाए। इसका आज़ादी तो एक छोटा सा मतलब है, और बड़ा मतलब देखें तो क्या है, हर मनुष्य को क्या होना, बाह्य प्रतिबंधों से और आंतरिक प्रतिबंधों से आज़ाद होना। आइए और शब्दों को समझते हैं। क्या है कि क्या हमने क्या कहा, स्वतंत्रता का बाह्य प्रतिबंधों के अभाव से है, जहां व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके। मतलब कि इच्छा अनुसार कार्य करना। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है, कोई नई स्टार्टअप करना चाहता है, कोई नया विचार देना चाहता है, वो क्या करे, एक या
ये जो शासन को, जो सरकार की है, सरकार की आलोचना करना चाहता है तो उस पर क्या किया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए, अनेक प्रकार के कानून थोप दिया जाए। तो क्या होता है, वो उससे क्या होता है, उसकी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होना, बाह्य प्रतिबंधों के अभाव से संकीर्ण अर्थों में देखें, अर्थात इसको समझने के लिए जीवन जीने के तरीके का चयन पर कोई प्रतिबंध न हो। अगर कोई व्यक्ति क्या चाहता है, अपने जीवन जैसे चाहे वैसे जिए, ठीक है, मतलब कि वैसे ना जिए जिससे क्या दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित हो, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार वैसे स्वतंत्रता जिससे कि दूसरी की स्वतंत्रता उसे प्रभावित ना हो। तो व्यक्ति चाहे जैसे मन तैसे जीवन जिए और उसके मतलब जीवन जीने पर कोई प्रतिबंध ना हो, मतलब जीवन जीने के तरीके पर उसका कोई प्रतिबंध न हो। हाँ, प्रतिबंध तब लगाया जाए जब क्या हो, उसकी स्वतंत्रता से क्या होती है, दूसरे की स्वतंत्रता हनन होती है। अब देखिए व्यापक अर्थ में एक चलन के अर्थों में देखते हैं क्या होता है कि स्वतंत्रता का आशय ऐसी दशाओं से है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं की पहचान कर उनकी कुशलतम प्रयोग कर सके। मतलब इन्हें क्या हमने पहले कहा, कोई व्यक्ति क्या कर सकता है कि नया विचार देना चाहता है, नई खोज करना चाहता है, नई स्टार्टअप करना चाहता है, या सरकार में जो कमियां हो उसकी आलोचना करना चाहता है, तो उसे क्या किया जाए, उसे दबाया ना जाए, उस पर कोई प्रतिबंध लगाया जाए, वो उसकी स्वतंत्र रहे, वो क्या करे, उसकी आलोचना करे, एक नए विचार दें, नई एक उद्योग खोले, जो भी एक नए विचार से हम लोग नए स्टार्टअप कहें तो उससे क्या हो के स्वतंत्र हो, किस लिए, कुशलतम प्रयोग कर सके। जिससे क्या होता है कि देखिए अगर हम बात करें क्या है कि जितने भी देश हैं, ठीक है, हम कुछ देशों को छोड़ दें तो क्या है कि अब कुछ देश ऐसे भी हैं कि उनकी स्वतंत्रता के मायने नहीं रह जाती, कि जैसे कि आए दिन समय में चीन भी कभी कभी चर्चा में रहता है कि क्या चीन क्या स्वतंत्रता का मायने वही है जैसे कि मानवाधिकार की स्वतंत्रता, जैसे कि मानवाधिकार की बात होती है, क्या मानवाधिकार की अवधारणा वहाँ पर सही चलती है, स्वतंत्रता की अवधारणा सही है, लोकतंत्र है कि नहीं, वहाँ पर इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। तो जैसे कि हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका एक ऐसा देश है, आप लोग पता होगा अमेरिका जो है पूंजीपति का प्रतिनिधित्व है। जैसे कि आप लोग पता होगा कि एक बार क्या हुआ था, एक समय ऐसी थी विश्व दो भागों में बटा हुआ था, एक था पूंजीपतियों का देश, एक था समाजवादियों का देश। जैसे कि पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था और समाजवादियों का प्रतिनिधित्व जिसे यूएसएसआर सोवियत संघ जिसे कहते हैं, आज के समय सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश रूस है, उस समय वो प्रतिनिधित्व कर रहा था। जिसके परिणाम स्वरूप जैसे शीत युद्ध जैसे बड़ी घटनाएं देखने को मिली, बड़े युद्ध देखने को मिले। तो उन सब क्या थे, जैसे कि अमेरिका इतना आगे क्यों चला गया, बड़ी बात है। अमेरिका अगर हम बात करें और यूएसएसआर से तुलना करें, अमेरिका उतने आगे क्यों चला गया और यूएसएसआर की जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी वो विखंडित हो गई, वो ख़त्म हो गई। और अमेरिका आज हर देश चाहता है पूंजीवादी बनना। क्यों, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि अमेरिका ने एक मानव की स्वतंत्रता, उसकी कुशलता का एक अच्छा उपयोग किया। जो व्यक्ति जिसके पास नई तकनीक हो, नई खोज करना चाहता हो, वो सरकार द्वारा क्या की जाती है, फंडिंग की जाती है, सरकार द्वारा सहायता की जाती है, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है, मानवाधिकार का सम्मान किया जाता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई कमियाँ नहीं है। जैसे कि हम जैसे भारत में आए दिनों में जैसे कि कहते हैं कि जातिवाद धर्म के लेकर विवाद बना रहता है, तो वहीं पर आए दिनों में वहाँ पर चर्चा नस्लवाद लेकर बना हुआ होता है, रंग भेद का चर्चा बना हुआ होता है। कमियाँ हजार है। हर क्या होता है कि अगर हम एक इंसान की भी बात करें, कोई इंसान भी क्या होता है, अच्छा नहीं होता, या अपूर्ण रूप से अच्छा भी नहीं होता, अपूर्ण रूप से बुरा भी नहीं होता, अर्थात अच्छा और बुरा का समन्वय होता है। उसी तरह से क्या उसमें कमियां हजार भी हैं, लेकिन कमियां होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है, अपने आप को धीरे धीरे उन्नत किया। मेन बात है कि उन्होंने क्या किया, मानव की स्वतंत्रता, उनकी स्वतंत्रता पर बल दिया। और जब क्या होता है, स्वतंत्रता का मतलब कि आप पूर्ण रूप से आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं, आप किसी भी तरह से, आप आंतरिक भय से भी या बाह्य प्रतिबंध से भी। तो क्या होता है, उससे क्या होता है, देश हो, समाज हो, उससे आगे की ओर बढ़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं, आप ही लोग समझ लीजिए कि क्या होता है, कोई बच्चा है, ठीक है, उसको स्पोर्ट्स में रुचि है, खेलने में रुचि है, लेकिन उसे ज़बरदस्ती क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो हम क्या करते हैं, तो उसकी स्वतंत्र नहीं है, वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। लेकिन हमने एक और बात कहा कि कानून का अभाव में, एक बात यही है कि एक और बात आएगी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कानून के द्वारा स्वतंत्रता का भी हनन किया जा सकता है। हमने क्या कहा कि बार बार उसे प्रेशर किया जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है, जैसे कि आप लोग कहेंगे कि
एक बच्चा है ना, ठीक है, छोटा सा बच्चा अभी जन्म लिया हुआ है, ठीक है। अगर हमने क्या कहा कि अगर 5 साल का बच्चा हो, उसे किसी चीज़ का इलाज करवाना है, हम उसे क्या होता है, पोलियो का सुई लगवाते हैं हम लोग बच्चे सबको, तो हम लोगों ने एक हॉस्पिटल में गए उसे सुई दिलवाना है। तो हम उस बच्चे के अधिकार पूछें कि बच्चा तुम्हारा इस अधिकार है, हम तुम्हें ये पूछते हैं क्या तुम सुई लगवाओगे, आए दिनों में ऐसी परेशानियाँ नहीं झेलनी पड़ेगी, ऐसे रोग नहीं होंगे, बता। तो क्या बच्चा कहेगा कि नहीं हम लगवाएंगे सुई, मना कर देगा कि नहीं। तब मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि आप क्या हो कि एक होता है कि एक सीमित समय, एक आपको क्या होना चाहिए, एक मैच्योरिटी तक क्या होता है कि अगर बच्चे में उस कुशलता को देखा जाए, उसके अंदर वो तकनीक है, उसके अंदर वो झिझक है, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए, बच्चे को उसमें आगे की ओर बढ़ने देना चाहिए, उस कुशलता में आगे बढ़ने देना चाहिए। यह है स्वतंत्रता। जैसे कोई व्यक्ति हो जिस कार्य में रुचि हो, उस कार्य की रुचि को देखते हुए, उस व्यक्ति की रुचि को देखते हुए उससे सम्मान करना, उसे आगे की ओर बढ़ाना और उसकी सहायता करना, यह है स्वतंत्रता। और एक बात और सुने, ये है कि उनका कुशलतम प्रयोग कर सके, क्या कर सके, कुशलतम, व्यक्ति अपनी क्षमताओं का क्या कर सके, क्षमताओं का कुशलतम प्रयोग कर सके। स्वतंत्रता का से आंतरिक प्रतिबंधों के अभाव से है। जैसे आंतरिक प्रतिबंध हमने क्या कहा कि भय, अभाव, निराशा से आज़ाद। मतलब कोई व्यक्ति निराश हो तो उसे क्या हो, आज़ादी मिल सके, उसे समाज दे आज़ादी, उसे समाज द्वारा प्रताड़ित न किया जाए, उसे समाज द्वारा कोसा न जाए, और सरकार द्वारा, अन्य द्वारा और उनके अगल बगल रहने वाले लोगों द्वारा क्या किया जाए, उसे आज़ादी दी जाए, न कि उससे दबाव बनाया जाए, उसे डराया जाए, उसको अभाव की पीड़ा न झेलनी पड़े। तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाए, हम उसे कहते हैं वो क्या हो, आंतरिक प्रतिबंधों से भी क्या हो, वो आज़ाद हो। अब क्या होता है, स्वतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व के रचनात्मक विकास के लिए आवश्यक दशाएं। क्या होता है, आवश्यक दशाएं हैं, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, उसके क्या होता है, हमने क्या कहा, जिस व्यक्ति की जिस कार्य में रुचि है, हम उसको सम्मान करते हुए हम उसे आगे की ओर बढ़ाएं, उसकी सहायता करें, और उसे हम आंतरिक और बाह्य प्रतिबंधों से उसे न दबाया जाए, तो क्या हो सकता है, अपनी कौशल का सही कुशलता प्रयोग करके वो अपने एक अच्छे खासा मुकाम हासिल कर सकता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का मतलब यह है। अब देखिए हम लोग समझे कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता का आशय कानून के अभाव से नहीं, अंततः कानून नहीं वह स्वतंत्रता नहीं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि आपसे कोई पूछे कि अगर हम लोग स्वतंत्र ही हैं, हम लोग आज़ाद ही हैं, तो क्या कानून की आवश्यकता है? तो आपसे हम ही कुछ खुद पूछते हैं, क्या हमने ये भी कहा आप लोगों से कि क्या होता है कि स्वतंत्रता जब क्या होती है, स्वतंत्रता आपको वहीं तक सीमित हो जाती है जब तक आपकी स्वतंत्रता से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न हो। अगर दूसरी व्यक्ति की आपकी स्वतंत्रता से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता हनन होती है, जिससे क्या होता है, तो क्या है कि हम लोग कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र होने का मतलब ये थोड़ा नहीं है कि आप दूसरी की स्वतंत्रता का हनन करें। आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि हम लोग क्या करें, स्वतंत्र हैं तो दूसरी की स्वतंत्रता का भी सम्मान करें। तो लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, कानून के अभाव से है। नहीं, कानून के अभाव से क्या होता है कि कानून जहां नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। हम पूरे इतिहास उघाड़ कर देखें, अगर पूरे इतिहास उघाड़ कर देखें तो क्या होता है कि बिना कानून का कोई समाज नहीं चल पाता। अगर कोई भी समाज हो, राजतंत्र हो चाहे धर्मतंत्र, कोई भी शासन की प्रक्रिया हो, राजतंत्र कोई भी तंत्र हो, तो उसमें क्या है, एक कानून है, एक नियम, एक विधि है। उस विधि को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उस विधि में तो हर चीज़ समाहित थी, लेकिन क्या था, उसमें स्वतंत्रता नहीं थी। तो स्वतंत्रता होने के बावजूद भी क्या है, जब क्या होता है कि स्वतंत्रता होने के बावजूद भी विधि की, कानून की अभाव नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता के साथ साथ कानून की भी आवश्यकता होती है। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। अर्थात क्यों कहा गया, क्योंकि क्या होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति का स्वतंत्रता का हनन किया जाता है, किसी का अधिकारों का हनन किया जाता है, तो क्या व्यक्ति किसके पास जाएगा। तो हम तो कहते हैं कि जैसे कि क्या कहा जाता है कि एक होता है कि रामराज, ठीक है, एक अवधारणा है जिसे रामराज कहा जाता है, चोरी नहीं, कुछ नहीं, हर अधिकारों का सम्मान किया जाए, हर व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करेगा। तो वैसे एक सपना लोगी समाज कहते हैं, ठीक है। तो सपना लोगी समाज की अवधारणा लेकर चलें तो वैसे समाज एक मुमकिन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का अधिकारों का हनन होता है, तो क्या वो व्यक्ति किसके पास जाएगा, किसके पास अर्जी डालेगा,
कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ, हमारी स्वतंत्रता का हनन हुआ और रोज़ हमारी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, तो क्या होती है, इसकी संरक्षणकर्ता कौन होगा? तो इस संरक्षणकर्ता के रूप में क्या किया जाता है, विधि बनाना, कानून बनना, कानून आवश्यक होती है। इसीलिए कहा जाता है जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। देखिए क्या कहा जा रहा है, विधि एवं कानून द्वारा ही स्वतंत्रता का संरक्षण होता है। मतलब विधि या कानून द्वारा ही स्वतंत्रता का संरक्षण किया जा सकता है, क्योंकि कानून के अभाव में अराजकता की स्थिति देखी जा सकती है। जहाँ कानून नहीं, क्या हो सकते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति कभी कभी इतनी प्रबल अग्रसर रूप से ऊपर आती है जिससे कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होने लगता है, अराजकता की स्थिति देखने को मिलती है, जिससे कि वहाँ पर कानून की आवश्यकता देखने को मिलती है। हालांकि प्रत्येक विधि द्वारा स्वतंत्रता का संरक्षण हो ही यह आवश्यक नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आपको प्रत्येक विधि द्वारा स्वतंत्रता का संरक्षण ही हो, कुछ हमारे अधिकार भी बनते हैं, कुछ हमारे कर्तव्य भी बनते हैं, क्योंकि कानून के द्वारा स्वतंत्रता का हनन भी किया जा सकता है। क्योंकि कानून के द्वारा स्वतंत्रता का हनन भी किया जा सकता है। ठीक है, एक वो स्वतंत्रता। अब हम लोग जानेंगे जो हमारा मूल संविधान है, हमारे संविधान में कौन कौन सी स्वतंत्रता की अवधारणा दी गई है। देखिए, इसे लिख लीजिए पहले। इसे मिटाते हैं, ठीक है। क्या है कि आप लोग देखे थे जैसे कि न्याय की अवधारणा 3 थी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। उसी तरह से हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के 5 अवधारणा आयाम हैं। कौन कौन से? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और साथ साथ और क्या है, आस्था की स्वतंत्रता। देखते हैं हम लोग। प्रस्तावना में स्वतंत्रता के 5 आयाम। प्रस्तावना में स्वतंत्रता के 5 आयाम। ठीक है, कौन कौन से? पहला हम लोग देखेंगे विचार की स्वतंत्रता। विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और तीसरी ना आस्था की स्वतंत्रता, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता, उपासना और विश्वास की उपासना की स्वतंत्रता, और विश्वास की स्वतंत्रता। 2 5 विश्वास स्वतंत्रता। ठीक है, ये क्या किए गए हैं? प्रस्तावना में स्वतंत्रता के 5 आयाम बताए गए हैं। ठीक है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। ये सभी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे। इसे लिख लीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की अवधारणा दी गई है।
तो इसे लिख लीजिए पहले। ठीक है, तो प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता के आयाम दिए गए हैं। अब हम लोग जानते हैं, हो गया। अब हम लोग जब आगे पढ़ते जाएंगे तो विचार की स्वतंत्रता को देखेंगे, अभिव्यक्ति, आस्था, उपासना और विश्वास की। ठीक है, तो हम इसे मिटाते हैं। अब हम चलते हैं समानता की ओर, इक्वलिटी। समानता, जिसे हम लोग इंग्लिश में इक्वलिटी कहते हैं। समानता का आशय विशेषाधिकार के अंश है। समानता का आशय विशेषाधिकार के अंत से है। दूसरे शब्दों में कहें तो समान स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार, अब देखिए क्या किया गया है कि समानता का सही यह है कि विशेषाधिकार जितने भी दिए जाते हैं, जैसे कि उस समय जितने विशेषाधिकार दिए जाते थे उसके अंत से है, मतलब कि समान स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार। ऐसे तो कुछ जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उन सभी चीज़ों उन लोगों को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे, जब अच्छी चर्चा करेंगे अलग से समानता जब आएगी मूल अधिकार में, तो उन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, समझ लिए कि समानता का आशय क्या है, विशेषाधिकार के अंत से है, समान स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार। अब देखिए क्या है कि 2 शब्द होते हैं समानता, एक होता है समानता, जैसे इंग्लिश में हम इक्वलिटी देखे हैं, इक्वलिटी। ठीक है, एक होता है समता, इक्विटी। ये दोनों में अंतर क्या है? तो समानता और समता, जैसे कि हमने क्या कहा कि समान स्थिति में समान व्यवहार, तो समानता का एक अच्छा सा डिफाइन करें तो समान स्थिति में समान व्यवहार। क्या है? समान स्थिति में समान व्यवहार। ठीक है, अब अगला पॉइंट देंगे समता, इक्विटी। इक्विटी क्या है? इक्विटी को हम लोग समझे तो समानता तो है समान स्थिति में समान व्यवहार। समता है कि हम लोग देखें समाज के कमजोर वर्गों के साथ विशेष व्यवहार। देखिए क्या है कि समता क्या है कि समाज में कमजोर वर्गों के साथ विशेष व्यवहार। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति क्या है कि हम लोग कहते हैं कि आज हम जहाँ भी हैं वो अपनी बदौलत हैं, लेकिन नहीं, ये एक सरासर हम पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हम लोग अपना योगदान सिर्फ 5 से 10% है। 70 से 80% पूर्ण रूप से हमारी चली आ रही एक प्रक्रिया है, और साथ साथ समाज की कुछ प्रक्रिया है, कुछ हमारे परिवेश की प्रक्रिया है,
और जो भी चीज़ हम कर रहे हैं लगता है कि हम अपने मन से कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मन से नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वो समाज के जो हमारी जिस स्थिति में हमारी परिपक्वता हुई है, जिस स्थिति में हमारा पालन पोषण हुआ है, उस स्थिति के अनुसार हम कर रहे हैं। जो चीज़ हम पहन रहे हैं, जो चीज़ हम देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम अपने विचारों से नहीं, वो क्या कर रहे हैं, दूसरे के मनों से हम देख रहे हैं। बस लगता है कि हम अपने मन से कार्य कर रहे हैं, नहीं, ऐसी नहीं। लेकिन इस सिद्धांत पर हम लोग नहीं चलते हैं, क्योंकि जितने भी क्या हो सकते हैं, हमारी इच्छा शक्ति वो कमज़ोर पड़ जाएगी। अब उसी तरह समझें कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पहले क्या था, जितने भी जैसे कि जो कि हम लोग जितने भी आरक्षण जैसे कि मुद्दे हैं, हम जैसे आरक्षण हम क्लास देखेंगे क्या सही है क्या गलत है, तो आरक्षण दिए जाते हैं वैसे वर्गों को जो कि वो क्या थे, वंचित वर्ग हैं। तो वंचित वर्ग जैसे कि हम लोग कहते हैं, आरक्षण एक शब्द है कि कहते हैं कि आरक्षण क्या है, वो गरीबी दूर करने के लिए नहीं है, वो समाज में वंचित वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए है। समाज में वैसे वर्गों को जो कि पिछड़े रह गए थे, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की ज़रूरत है। तो लोग कहते हैं कि जैसे कि कहते हैं कि वैसे लोग, तो क्या होता है कि एक जिसकी एक शिक्षित कहते हैं ना कि जैसे कि एक अभी जो भी वर्ग है, अभी जो हमारी जो समय है, भारत के जो समय है, अभी अधिकांश के अभी ऐसा आप लोग जैसे कि बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सभी के आप सबके माता पिता बहुत ऐसे ही कम होंगे कि जो क्या किए हों, ग्रेजुएशन किए हों, पीएचडी किए हों। अधिकांश गार्जियन तो मैट्रिक तक भी नहीं किए होंगे। अभी पहली एक बहुत बड़ी संख्या, इसीलिए कहता है भारत क्या है, युवाओं की देश, भारत का युवाओं का देश है। क्यों? और उससे पहले कि हम एक दो पीढ़ी देखें, वो क्या है, पूर्ण अच्छी तरह से पढ़ाई भी नहीं किया हुआ था। तो क्या होता है, क्या जो पीढ़ी धीरे धीरे जिस तरह से एक माहौल मिलता है उस तरह से ढलते चले जाते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे कि उन लोगों को जो वंचित वर्ग थे, उन लोगों को ऐसी परिवेश नहीं मिला जिसकी वजह से वो पिछड़े रह गए। उन लोगों को ऐसी आर्थिक स्थितियाँ नहीं थी जिससे वो आगे की ओर बढ़ सकें। तो क्या कहेंगे कि क्या उनका योगदान है? नहीं, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अधिकार देते हैं। हम उन्हें समानता से अधिकार हटाकर हमने समता का अधिकार देते हैं। हम जैसे कि अमेरिका में ऐसे अधिकार को सकारात्मक भेदभाव कहते हैं। हम इसे सकारात्मक भेदभाव, सकारात्मक भेदभाव, ठीक है, ये हुआ। समानता और समता में अंतर। समता क्या कहता है, समान स्थिति में लोगों के साथ समान व्यवहार। समानता की परिभाषाएं, समता कहता है समाज में वंचित लोगों के साथ विशेष अधिकार है, जिससे कि क्या हो सके, वो भी मुख्य धारा में उसे भी जोड़ा जा सके। अब देखिए, प्रस्तावना में समानता के दो आयाम है। प्रस्तावना में समानता के दो आयाम, समानता के दो आयाम कौन कौन से? एक है प्रतिष्ठा और दूसरी अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और अवसर की समानता, ठीक है, ये है समानता। ठीक है, हम लोग जान लिए इक्वलिटी और इक्विटी। आप बता सकते हैं कि आपसे कोई पूछे समानता और समता में क्या अंतर है, तो बता सकते हैं आप लोग, कोई कमी नहीं। तो इससे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, इसे लिख लीजिए। इससे मिटाते हैं तब। कोई भी डाउट हो आप लोग बोल दिया कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत आहिस्ता से इसलिए क्लास ले चल रहे हैं, क्योंकि क्या है कि अभी आप लोग शब्दों की पकड़ जानी है। आप लोग बहुत अनुच्छेद जान जाएंगे, हर चीज़ जान जाएंगे, लेकिन जब आप पुस्तक पढ़ने का प्रयास करेंगे, कोई भी पुस्तक हो, कोई ऑथेंटिक हो, एनसीईआरटी ही बुक क्यों ना पढ़िए, लेकिन जब तक आप लोग को शब्दों को नहीं पकड़ रहेगी, जब तक आप शब्दों को अच्छे से नहीं समझिएगा, तब तक कोई बात नहीं समझ में आएगी। जैसे कि हम लोग अभी देखा कि क्या होता है कि आप लोग जैसे ही पढ़िएगा, जैसे कोई हम सकारात्मक भेदभाव पढ़े, सकारात्मक भेदभाव क्या होता है, तो सकारात्मक भेदभाव समता होता है। तो समता क्या होता है, तो समता अभी हम लोग देखें क्या होना चाहिए कि वंचित वर्गों के साथ विशेष वर्गों के साथ विशेष भेदभाव,
मतलब कि जो वंचित और रह गए थे उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक अलग से उनके साथ भेदभाव किया जाना, मतलब एक विशेष अधिकार दिया जाना। ठीक है, अब वो समानता और समानता में अंतर बताता है। उन सभी चीज़ों को जब तक नहीं देखिएगा तब बुक पढ़ने में परेशानी हो जाएगी। बस आपको एक चीज़ रहेगा, बुक पढ़ लीजिएगा लेकिन एक यही भाव रहेगा कि हाथ कुछ लगा नहीं, भाव कुछ जगा नहीं। तो वैसी स्थिति न पन पे कि इसीलिए हम लोग आहिस्ते आहिस्ते पहले शब्द पर पकड़ बनाएं। अगर शब्द पर हम लोग पकड़ बना लेंगे तो क्या बुक पढ़ने में हम लोग की आसानी होगी। चाहे कोई बुक हो, कोई ऑथेंटिक बुक हो, लक्ष्मीकांत हो, चाहे अन्य कोई बुक हो, चाहे हम लोग NCERT पढ़ें तो हम लोग के लिए आसानी होगी। ऐसे NCERT पढ़ते रहिए, उससे कोई नुकसान नहीं है, आप लोग अच्छे पढ़ने के तरीके में परिवर्तन आएंगे। अब आता है एक शब्द बंधुत्व की भावना। एक आती है शब्द बंधुत्व की भावना। ठीक है, क्या है बंधुत्व? तो हम लोग जानते हैं बंधुत्व का आशय है हम की भावना। हम की भावना मतलब कि एक साथ होने की भावना से है। मतलब कि बंधुत्व का आशय हम लोग कह सकते हैं, बंधुत्व का आशय, बंधुत्व का आशय हम की भावना से है। हम की भावना से है, अर्थात हम कह सकते हैं साथ होने की भावना से है। होने की मतलब बंधुत्व कैसे क्या है? हम की भावना से है, अर्थात साथ होने की भावना से, भाईचारे की भावना। हम लोग क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो ये अवधारणा क्या है? बंधुत्व की भावना है। अब हम बंधुत्व की दो अवधारणा दी गई प्रस्तावना में, तो क्या कौन कौन सी? एक है व्यक्तिगत गरिमा और एकता और अखंडता। व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति की गरिमा, हम कह सकते हैं व्यक्ति की गरिमा, और चाहे हम गरिमा न जी, गरिमा और एकता एवं अखंडता। एकता एवं अखंडता। ठीक है, ये क्या है? हमारे बंधुत्व की भावना से जुड़े हुए हैं, जो कि 41वें संविधान संशोधन 1900 ना क्या कि 41वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। हम कौन से शब्द? एकता और अखंडता शब्द को नोट में हम लिख देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चाहे हम लिख सकते हैं BR अम्बेडकर। ठीक है, शॉर्टकट में डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार बंधुत्व के अभाव में स्वतंत्रता और समानता की भावना, स्वतंत्रता और समानता की धारणा निरर्थक होगी। स्वतंत्रता और समानता की धारणा निरर्थक होगी। ठीक है, मतलब कि BR अम्बेडकर द्वारा ये कहा गया कि जो बंधुत्व की भावना है, जो बंधुत्व की भावना से कि जब तक बंधुत्व की भावना नहीं रहेगी, भाईचारे की भावना नहीं रहेगी, तब तक क्या होंगे? लोग एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करेंगे। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि जैसे स्वतंत्रता का मतलब, जैसे अपने भाई की जब बात आती है तो हम कुछ अपने अधिकारों के साथ क्या करते हैं? समझौता करते हैं।
उसी तरह से अगर हर व्यक्ति अब एक दूसरे को बंधुत्व की भावना से देखे तो हम उसके अधिकारों की, उसकी समानता की भाव से हम लोग एक एकत्व होने की बात करेंगे। मतलब कि हम क्या करेंगे, भाईचारे से रहने की बात करेंगे। तो जिससे उन्होंने क्या कहा कि बंधुत्व के भाव में स्वतंत्रता और समानता की धारणा जो है वो क्या होगी, निरर्थक होगी। ठीक है, ये 3 शब्द देखिए हम लोग कौन कौन से, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये 3 शब्दों को देखते हुए ये शब्द क्या होते हैं, समाप्त होते हैं, जितने ही प्रयोग किए गए शब्द हैं। और साथ ही हम लोग देखेंगे एक अलग से क्लास प्रस्तावना की प्रकृति। प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, प्रस्तावना परिवर्तनीय है कि गैर परिवर्तनीय है, प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी की क्लास में नहीं, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो भी डाउट हो और कोई शब्द छूटा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं। उस पर एक बार फिर से हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।